Good morning, students. This is Vivekananda Pathak. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. And dear student, today we are going to study a new topic, that is the very important topic, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, इसके बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए और इसके साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले वैसे हमारे मित्रों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक शेयर कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, और टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मतलब समझते क्या हैं, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। डियर स्टूडेंट, द लिटरल मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक प्रोडक्ट बाय हैंड। हम हाथ से जो भी कुछ बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं, यानी द थिंग्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन विच इज नोन एज द मैन्युफैक्चर, बट इट हैज़ अटेन्ड अ वाइडर मीनिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो, द conversion of raw material into more useful and valuable commodity with the help of machines or tools is called manufacturing industries। हम सभी जो भी सामान को आज यूज करते हैं वह रॉ मटेरियल से फाइनल सामान में यूज करने के लायक बनाया जाता है। इस सिस्टम को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और जहाँ पे बनता है बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, पेपर, केमिकल, टॉयज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैविंग दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग टुडे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी ये जो इंडस्ट्रीज हैं कैसे मैन्युफैक्चर करने वाले, कोई भी सामान बनाने वाले, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। इम्पोर्टेंस आर हेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल एंड सेलेबल प्रोडक्ट्स। जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाता है ताकि उसे हम लोग यूज कर सके और सेल कर सकें। इट जनरेट्स स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज नेशनल अर्निंग टू लोकल एंड फॉरेन ट्रेड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा हमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्रिएट होता है, मिलता है, और यह नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है। कैसे? ट्रेड करके, लोकल अपने कंट्री के अंडर में ही, और फिर फॉरेन ट्रेड्स यानी विदेश के साथ, कई सारे देशों के साथ हमारी ट्रेडिंग होती है, जिसके द्वारा हम अपने नेशनल इनकम को ग्रोथ कर पाते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर कंट्री इकोनॉमिकली प्रोस्पेरियस। इससे हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की नेशनल इनकम बहुत ही अधिक ग्रोथ करती है, यह इम्पोर्टेंट था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कितने कैटेगरी में करते हैं, यानी कितने प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं। तो सबसे पहले वी आर क्लासीफाइंग द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एंड थर्ड है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एंड फोर्थ है ऑनरशिप। यानी इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी according to size, according to nature of finished product, according to source of raw material, and according to ownership of the industries। एक एक करके हम इन सब के बारे में देखते हैं कि साइज के अनुसार से सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। Now, second, nature of finished product, basic and consumer industries. Third, source of raw material, that is agro based industry, forest based industry,
animal based industry, mineral based industry, and fourth one on the basis of ownership, public sector, private sector, joint sector, and cooperative sector. So these are the classification of the industries on the various wage, on the various basis. अब हम एक एक करके इन सभी इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज, द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटल इनपुट, number of laborers employment in the value of production. Accordingly, these industries are subgrouped into 3 category. हम on the basis of size जो किस प्रकार की होगी इंडस्ट्री, यह डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितने लोग काम करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। किस इंडस्ट्रीज को हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे या हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहेंगे, यानी दीज आर द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये सबसे छोटा इकाई क्या है मैन्युफैक्चर का, कॉटेज इंडस्ट्री। क्राफ्टमैन मैन्युफैक्चर द गुड्स बाय यूजिंग लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, यानी ये घरों में एक छोटे से कमरे में इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जा सकता है ओनली बाय द फैमिली मेंबर, एक परिवार ही इसको स्टार्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो पॉटर, ब्लैक स्मिथ, वीवर एंड क्राफ्टमैन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारे घरों में काम हो सकता है एक रूम में। सेकेंड हम जो देखते हैं वह है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहेंगे, यानी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कॉटेज इंडस्ट्री से जो थोड़ा सा बड़ा होगा। कॉटेज इंडस्ट्री एक घर में, एक कमरे में, एक परिवार के द्वारा बन रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, बट इट इज लार्जर देन द कॉटेज इंडस्ट्री। The manufacture is done by machine. In addition to manpower, it requires a small machines driven by power. A small amount of capital investment and less human labor. इसमें ह्यूमन लेबर कम लगता है, मशीन के द्वारा भी काम होता है और ह्यूमन के द्वारा भी काम होता है, और कुछ पैसा इसमें अधिक लगता है। The basic raw material is obtained from outside if not available in the local market, and its finished product are sold in open market through traders. यानी इसके जो सामान प्रोडक्ट होते हैं यह कहाँ पर, आसपास के बाजारों में, आसपास के शहरों में इसके सामान को बेचा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे स्मॉल स्केल का तो पेपर गुड्स, पेपर से बने हुए सामान, टॉयज, खिलौना का इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, और एडिएबल ऑयल्स। एडिएबल ऑयल्स आप देखते हैं आपके घरों में यूज होता है। लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आप देख सकते हो, कुछ पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लाया है, जैसे टेलरिंग और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज अल्सो। अगला जो है थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम लोग किसे कहेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूजेज हैवी मशीनरी विच इज ड्राइवन बाई पावर। इसमें सारे काम मशीन के द्वारा ही होते हैं। इट रिक्वायर अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसमें अधिक से अधिक कच्चे माल रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट एंड वर्क फोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर द फाइनल प्रोडक्ट्स, है ना, यानी पूरा फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अधिक इन्वेस्टमेंट होता है, अधिक वर्कफोर्स होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हेवी मशीन्स एंड टूल्स, और शिप बिल्डिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर, है ना। तो दिस आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैविंग दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंच जाती है, इस आधार पर इस इंडस्ट्रीज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। बेसिक इंडस्ट्री, यानी बेसिक इंडस्ट्री किसे कहेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, यानी ये बेसिक इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो मटेरियल बनाते हैं, कैसा? एज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। फॉर इंस्टेंस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज स्टील विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स टूल्स, दस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकेम अ बेसिक इंडस्ट्री, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, जो आयरन बनाने का काम करता है, जैसे कि आपने टाटा का नाम सुना होगा, टिस्को का, तो ये आयरन की रोड आयरन इन्होंने बना लिया, है ना। और इस आयरन से दूसरे कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो उससे मशीन्स बनाते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी हम लोग कह सकते हैं कि ये बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। चाहे जितने प्रकार के इंडस्ट्रीज हों, सभी इंडस्ट्रीज का बैकबोन क्या है माय डियर? सभी इंडस्ट्रीज का बैकबोन इंडस्ट्री जो हम लोग कह सकते हैं, बेसिक इंडस्ट्री जो कह सकते हैं, वह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हम लोग कह सकते हैं। अगला है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हम लोग किसे कहेंगे? किस प्रकार की इंडस्ट्रीज होगी? तो दिस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेज गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, यह सीधे सीधे कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, डायरेक्टली। कंज्यूमर कौन है? एवरी पीपल, वी ऑल आर कंज्यूमर। जो हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी थिंग्स को कहीं से परचेज करके हम लोग यूज करते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उसको हम लोग उपभोक्ता, हमको कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। जैसे एडिबल ऑयल, टी इंडस्ट्रीज, बिस्किट इंडस्ट्रीज, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, एंड वी आर यूजिंग दिस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैविंग दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल यूज कहाँ से करेगा, इस आधार पर हम इंडस्ट्रीज को भी कई भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किसे कहेंगे? यानी एन इंडस्ट्रीज विच इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर इट्स रॉ मटेरियल, अपनी रॉ मटेरियल के लिए यह पूर्ण रूप से डिपेंड होगा एग्रीकल्चर पे, कृषि पर। ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहेंगे? आपको पता हो गया होगा, यानी दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर इट्स रॉ मटेरियल, यानी अपनी रॉ मटेरियल के लिए जो फॉरेस्ट पे डिपेंड होगी इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं। यू कैन गिव एग्जाम्पल दैट इज द पेपर, रबर, फर्नीचर एंड सम मेडिसिन्स इंडस्ट्रीज also. नेक्स्ट वी हैविंग दैट इज द एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एनिमल के ऊपर डिपेंड हो, है ना। जैसे आप बोल सकते हो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, फिश इंडस्ट्रीज एंड सम मेडिसिन इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एनिमल फॉर इट्स रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वी हैविंग दैट इज mineral based industry. Some industries we having that is based on the minerals. Minerals क्या है आपको इसके बारे में पहले ही पता हो चुका है कि the things which we obtain from the earth crust, from the earth surface, on the earth surface or from inside of the earth surface is known as minerals. यानी इस मिनरल पे
खनिज पर जो भी चीज़ हम लोग को अवेलेबल है उस पर आधारित जो इंडस्ट्रीज हैं उस इंडस्ट्रीज को, उस उद्योग को हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। दिस इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन मटेरियल मिनरल फॉर देयर रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉपर इंडस्ट्रीज, स्मेल्टिंग पेट्रोकेमिकल और सीमेंट इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल बेस्ड। अगला जो हम कैटेगराइज करते हैं इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी इंडस्ट्रीज को हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए थे, उसका लास्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी इस इंडस्ट्रीज का ऑनर कौन होगा, मालिक कौन होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला होता है पब्लिक सेक्टर। कौन सा? पब्लिक सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आप किस इंडस्ट्रीज को कहेंगे? When the ownership and the management of an industry is in the hand of government or its डिपार्टमेंट, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के द्वारा रन कराई जाती हो या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा रन कराई जाती हो, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। इट इज called public sector industry, the government establish and runs these industrial unit। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं भिलाई स्टील प्लांट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आप किसे कह सकते हैं? व्हेन एन इंडस्ट्री इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, फैमिली और अ कॉरपोरेट बॉडी इज नोन एज द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। यानी ऐसा जो कोई एक परिवार के द्वारा या एक कोई व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा कोई इंडस्ट्री चलाया जाता हो, उसका पूरा लॉस प्रॉफिट उस व्यक्ति को होता हो, एक परिवार को होता हो, एक संस्था को केवल होता हो, उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। एग्जाम्पल टिस्को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को? टाटा आयरन एंड स्टील को लिमिटेड। रिलायंस, हमारे घरों में जियो की फ़ोन होती है। सैमसंग है ना, बिरला मिल्स। इस प्रकार से हम सभी बता सकते हैं कि जो एक परिवार के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा हो इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्रीज को हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। अगला है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर किस इंडस्ट्रीज को कहेंगे? यानी एन इंडस्ट्रीज विच इज रन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट, है ना। इट इज ओन्ड एंड मैनेज ज्वाइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कौन से हैं। सच इंडस्ट्रीज आर इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल जो हम लोग पेट्रोल के रूप में, हम लोग एलपीजी के रूप में, हम लोग सीएनजी के रूप में अपने घरों में यूज करते हैं। यानी रुचि, बायोफिल्स, एलएलपी, इंडियन ऑयल और फिर आवी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कैसे कहेंगे? इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी एक कोऑपरेटिव, उसमें एक दो नहीं, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग हो सकते हैं मेंबर। उस संस्था के द्वारा जो इंडस्ट्री चलाई जाती हो उसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। टेक एन एग्जाम्पल अमूल ऑफ गुजरात एंड लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ खाओ और इज्जत बनाओ, ऐसा हम लोग ऐड में सुनते थे। ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव और सेम ऑफ एग्जाम्पल, यानी ये अमूल दूध आप पीते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा ऐड आपने देखा होगा। तो यह एक कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा चलाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री जो होगा, ये उद्योग होगा, ये कहाँ पे होगा? आप पता करें आपके एरिया में कोई इंडस्ट्री है क्या, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, या कोई अदर इंडस्ट्रीज के बारे में आप पता करो कि कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, तो वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे क्यों लगाई गई, उसके क्या रीजंस होंगे, क्या कारण होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहला होता है जोग्राफिकल फैक्टर्स। व्हाट इज जोग्राफिकल फैक्टर? होगी किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए, यानी लैंड,
क्लाइमेट, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ पावर, अवेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। यानी इंडस्ट्री जो वहाँ लगेगी जहाँ पर सबसे पहला उसको इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए लैंड, भूमि अवेलेबल हो। दूसरा, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी। फिर अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिस इंडस्ट्रीज को हम लगा रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल होगा क्या वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगला है मीन्स ऑफ पावर, हम लोग को इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मशीन चाहिए और मशीन को चलाने के लिए हमको पावर चाहिए। तो जो पावर चाहिए वो पावर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। और अगला चाहिए अवेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी वहाँ पर पानी होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज में हमें बहुत अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दीज आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। अगला है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं। वो नॉन ज्योग्राफिकल क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कैपिटल, पूंजी। आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल द रॉ मटेरियल, है ना। इसके बाद लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसी, बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि किस एरिया में इंडस्ट्रीज लगाता है। अगर आप एक पॉपुलेटेड एरिया में इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गिवन राइट बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश। जब भी ये लगेगा तो ये ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉपुलेटेड एरिया। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, communication and sources of power etc are the non-geographical factor for the location of an industries। अब इस थैंक यू वेरी मच, तो समय आ ही गया है ना। तो इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हम अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर से आएंगे। थैंक यू वेरी मच।